हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने डिमांड चैप्टर को पढ़ा था, मांग चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना? हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? मांग की लोच। तो आज इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग डिमांड चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी का, किसी भी वस्तु का, हम लोग जो मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है? किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो उसमें से कुछ फैक्टर्स क्या क्या था, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था, जल्दी से बताएंगे। पहला हमारा था उस वस्तु का प्राइस, प्राइस ऑफ कमोडिटी। फिर क्या था? इनकम ऑफ कंज्यूमर। और तीसरा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और भी बहुत सारे फैक्टर थे, बट मेजर जो फैक्टर था या मेन जो फैक्टर था वो ये तीन था हमारा। ठीक है ना? तो ये तीन हमारा मेजर फैक्टर था जो कि हमारे डिमांड को अफेक्ट कर रहा था। गुड इवनिंग। अगर कोई बच्चे लाइव हैं तो एक बार बताएंगे कि सही से सारा कुछ हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना? चलिए, आई होप दिख रहा होगा सारे बच्चों को, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चीजों को कैरी करते हैं। तो बेसिक ये तीन मेजर फैक्टर है जो किसी भी कमोडिटी के, किसी भी वस्तु के डिमांड को क्या करता है? अफेक्ट करता है। अब ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने नहीं हो रहा है भाई। तो ये तीन मेजर फैक्टर है, तीन मेजर कारक हैं जो किसी भी वस्तु के डिमांड को अफेक्ट करता है। इसमें से भी अब हम लोगों ने प्राइस को लेके, प्राइस ऑफ द कमोडिटी को लेके एक लॉ पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है ना? तो ये लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? अगर हम आपसे पूछे लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली एक रिलेशनशिप बताता है। क्या रिलेशनशिप बताता है? किसके बीच में बताता है? तो प्राइस और किसी वस्तु का क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ रहा है, तो उसका जो क्वांटिटी डिमांड होगा वो घट जाएगा। और अगर किसी वस्तु का प्राइस कम होगा तो उसका जो क्वांटिटी डिमांड होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अदर फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। और अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा। ये सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड बता रहा है, बट कितना बढ़ रहा है या कितना घटेगा वो क्वांटिटी नहीं बताता, वो मात्रा नहीं बताता है। क्लियर है ना? तो कितना से बढ़ेगा, कितना से बढ़ेगा, कितना से घटेगा, ये क्वांटिटी हम लोगों को लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता रहा है। तो ये हम लोगों को कौन बता रहा है? इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू। क्लियर है ना? तो लॉ ऑफ, सॉरी, लॉ ऑफ डिमांड नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू। तो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये हम लोगों को हेल्प करता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं मांग की लोच। तो ये हम लोग को हेल्प करता है टू फाइंड आउट क्या?
चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्लियर है ना? तो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है बेसिकली हमारा हम लोगों को क्या बताएगा? हम लोगों को बताएगा रिस्पॉन्स। हिंदी और सिंपल भाषा में बोले तो बदलाव या चेंज बताएगा। किसमें चेंज बताएगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो जब भी बदलाव किसी भी चीज में बदलाव आता है ना, तो उस बदलाव के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इलास्टिसिटी मेजर कर रहा है कि कितना बदलाव आ रहा है, तो उसके पीछे का कुछ कारण भी होना चाहिए। तो कारण क्या है? वो फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना? फैक्टर्स में चेंज आना। तो जब भी हम इलास्टिसिटी बोले, बहुत ही सिंपल चीज है। इलास्टिसिटी बोले मतलब दो चीज, एक निकालेगा, कुछ निकाल के बताएगा, और दूसरा वो किसी वजह से चेंज आ रहा होगा, ठीक है ना? तो अगर हम बोल रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बोलने का मतलब क्या निकाल के देगा कि हमारा जो वस्तु का मांग है उसमें कितना बदलाव आ रहा है, और ये जो बदलाव आएगा वो किस वजह से आ सकता है? फैक्टर्स में चेंज आने के कारण, फैक्टर्स ऑफ डिमांड में चेंज आने के कारण। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि तीन मेजर फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी वस्तु के डिमांड को अफेक्ट करते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट ये हमारा तीन मेजर फैक्टर है। पहला फैक्टर क्या है? उस वस्तु के स्वयं का मूल्य। दूसरा हमारा क्या है? उस जो व्यक्ति है उसका आय कितना है। और तीसरा हमारा क्या है? उससे संबंधित वस्तु का मूल्य। ये तीन मेजर फैक्टर है जो किसी भी वस्तु के डिमांड को अफेक्ट करता है। तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर इस फैक्टर में चेंज आएगा तो हमारा मांग में भी क्या होगा? चेंज आएगा। क्लियर है ना? तो यही इलास्टिसिटी मेजर करेगा कि एक फैक्टर में चेंज आने के कारण कितना उसके डिमांड में प्रभाव पड़ रहा है, कितना डिमांड चेंज हो रहा है। अब ये फैक्टर हो सकता है प्राइस में बदलाव आने के कारण डिमांड में बदलाव आए, इनकम में बदलाव आने के कारण डिमांड में बदलाव आए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के में बदलाव आने के कारण बदलाव आए। तो अब ये डिपेंड करेगा, जब हम लोग मेजर करेंगे ना तो वहां पे इलास्टिसिटी का नाम बदल जाएगा। तो इलास्टिसिटी तीन तरह का होगा। एक होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताएगा? कि मूल्य में बदलाव आने के कारण किसी भी वस्तु के क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। क्लियर है? दूसरा इलास्टिसिटी का नाम क्या हो जाएगा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताएगा? किसी भी पर्सन या किसी भी व्यक्ति के आय में प्रभाव आने के कारण उसका डिमांड में क्या प्रभाव कर रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, वो कितना क्वांटिटी डिमांड को ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है। तीसरा क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो यहां से एक इलास्टिसिटी आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करेगा? आप खुद सोचिए कि एक संबंधित वस्तु, किसी भी वस्तु से जो संबंधित वस्तु है उसके मूल्य में बदलाव आने के कारण दूसरा वस्तु का मांग में कितना प्रभाव पड़ रहा है। क्लियर है? तो जब भी आप इलास्टिसिटी बोलो तो दिमाग में पहला बेसिक चीज क्या पुट करना है कि दो चीज है, एक तो कुछ निकालना है। क्या निकालना है? कि डिमांड कितना चेंज होगा, और दूसरा ये जो डिमांड में चेंज आएगा वो किसी ना किसी वजह से आएगा, और उससे वहां पे नाम आएगा कि कौन सा इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, या फिर क्रॉस इलास्टिसिटी। क्लियर है? बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए अगर क्लियर है तो, कि तीन तरह का इलास्टिसिटी होगा। क्या क्या होगा सारे बच्चे एक बार बताएंगे। पहला क्या होगा बताइए? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा क्या होगा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा क्या होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करके बताएगा? प्राइस में बदलाव आने के कारण किसी भी वस्तु का क्वांटिटी डिमांड में कितना बदलाव आएगा। इनकम इलास्टिसिटी क्या बताएगा? कि इनकम में बदलाव आने के कारण किसी भी वस्तु का क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। और क्रॉस इलास्टिसिटी क्या मेजर करके बताएगा? कि आपका बेसिकली दूसरे संबंधित वस्तु या रिलेटेड गुड्स में के प्राइस में चेंज आने के कारण वस्तु के डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो अभी जो आज हम लोग मेजर पढ़ने वाले, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? प्राइस
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये बताइए ये क्या मेजर करेगा? ये मेजर करेगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब ये जो चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांड में, उसका दूसरा कारण, ये चेंज आ क्यों रहा है, रीजन क्या है चेंज आने के कारण। तो अब नाम से ये चीज क्लियर होगा, आप मेजर क्या कर रहे हो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कहीं ना कहीं वस्तु का प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो रहा है। तो हमारा रीजन क्या होगा, चेंज इन प्राइस या मूल्य में बदलाव। ठीक है, अब इसको निकालने का 4 मेथड है। क्या क्या मेथड है? तो पहला जो मेथड है परसेंटेज मेथड या प्रतिशत मेथड हिंदी में जिसको हम बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तीसरा क्या है, इसको हम लोग पॉइंट मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तीसरा क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और चौथा क्या है, आर्क मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है ना, तो ये 4 तरह का मेथड है जिसके थ्रू हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं कि डिमांड में कितना बदलाव आ रहा है, उस चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है बताइए, परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। दूसरा क्या है, पॉइंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, बेसिकली पॉइंट मेथड के ही थ्रू निकालते हैं। तीसरा क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर बोलने का मतलब क्या, टोटल व्यय कितना हो रहा है, टोटल खर्चा कितना हो रहा है, उसके थ्रू हम लोग निकालेंगे। और चौथा मेथड हमारा क्या है, आर्क मेथड। हर मेथड आपका इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर मेथड को अच्छे से समझना है। ठीक है ना, तो वन बाय वन क्या करते हैं, मेथड को समझते हैं और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आपको दिखाएंगे जो पिछले साल नेट्स में आया हुआ है। ठीक है, तो पहला मेथड हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, अभी नोट हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, बेसिकली ओवरव्यू करवा रहे हैं, फिर एक क्लास में क्या करेंगे, सारी चीजों का नोट्स को पढ़ लेंगे। बट अभी बोर्ड पे पहले अच्छे से चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो मेथड है वो क्या है हमारा बताइए, परसेंटेज मेथड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत मेथड। अब इसके अनुसार हम लोगों को क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बोलता है ऊपर में रखिए, किसको रखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो हमेशा ऊपर में हम लोग किसको रखेंगे, क्योंकि हम आपको अभी क्या बताएं कि इलास्टिसिटी क्या मेजर कर रहा है, इलास्टिसिटी रिस्पॉन्स मेजर कर रहा है। जैसे एक किसी को स्लैप किए या चाटा मारे तो उसका रिस्पॉन्स कुछ होगा ना, या कोई भी चीज हम किसी को पिंच किए, चुट्टी काटे तो उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसी तरह से ये हमारा एक तरह का रिस्पॉन्स बता रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे हम लोगों को क्या बता रहा है, रिस्पॉन्स बता रहा है। तो रिस्पॉन्स बता रहा है, किस चीज में रिस्पॉन्स बता रहा है, क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है वो रिस्पॉन्स बता रहा है। अब ये रिस्पॉन्स बेसिकली कुछ कारण होगा रिस्पॉन्स आने का, तो उसको नीचे में लिखेंगे। नीचे में कारण क्या है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो डिमांड में चेंज आ रहा है उसको हम लोग नीचे रखेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है ना, तो बताइए परसेंटेज मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आप बोलोगे सर मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और इसको सिंपल करते हैं। तो ध्यान से समझिए, मान लेते हैं किसी भी वस्तु का प्राइस पहले P1 था, तो उसका जो क्वांटिटी मांग किया जा रहा था वो Q1 किया जा रहा था।
अब प्राइस में बदलाव आया, प्राइस हो सकता है बढ़ा हो घटा हो, हम लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ, बट मानते हैं कि प्राइस में चेंज आया और प्राइस क्या हुआ है, चेंज होके P2 हो गया। अब इसके वजह से जो क्वांटिटी डिमांड है, पहले Q1 हो रहा था और अब क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ है, Q2 हुआ है। अब हम आपसे पूछेंगे बताइए चेंज कितना आया है, तो प्राइस में चेंज कितना होगा बताइए। जब भी चेंज निकालते हैं मतलब अभी का जो वैल्यू है माइनस जो पहले का वैल्यू है, तो अभी हमारा प्राइस कितना है P2 और पहले प्राइस कितना था P1, तो हमारा जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो कितने से आ रहा है, P2 माइनस P1। उसी तरह अगर हम आपसे पूछेंगे कि इस प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, Q2 माइनस Q1। अब चेंज नहीं निकालना है, हम लोगों को निकालना है परसेंटेज चेंज। बचपन में पढ़ते थे ना क्लास 8 9 10 में, परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाएगा बताइए। तो जो चेंज है, जब भी परसेंटेज का बात किया जाता है ना, मतलब जिसका भी परसेंटेज निकालना है तो नीचे में कुछ ओरिजिनल क्वांटिटी रहता है जिसके रिस्पेक्ट में आप चेंज निकालते हो। तो यहाँ पे हमको क्या ऊपर में क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो मतलब क्या है कि चेंज जो आया है उसका परसेंटेज निकालना है। क्लियर है, चेंज किस में आया, क्वांटिटी डिमांड में, तो उसका परसेंटेज निकालना है। तो Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या रहेगा, ओरिजिनल, जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है। जब भी परसेंटेज निकालना रहता है तो ऊपर में जो भी आपका जिसका परसेंटेज निकालना है, नीचे में हम ओरिजिनल जो वैल्यू रहता है उसको लिखते हैं। तो ओरिजिनल हमारा क्वांटिटी डिमांड कितना हो रहा था, Q1, तो नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, Q1, फिर होल डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या है बताइए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है बताइए, तो चेंज इन प्राइस कितना है, P2 माइनस P1। और फिर से वही बात, परसेंटेज निकालना है तो नीचे में ओरिजिनल चीज डालना होगा, तो ओरिजिनल प्राइस कितना है, P1। अब परसेंटेज निकालना है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 100 आपका न्यूमरेटर में भी है और 100 आपका डिनोमिनेटर में भी है, कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा बताइए, हम लोगों को बचेगा Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1 होल डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1, ये हमारा बचा। क्लियर है ना। अब इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझिए, ये सिंपल मैथ है और हम यहाँ पे सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स नहीं बता रहे हैं, बेसिकली हम चीजों को समझाना चाह रहे हैं। जैसे आप जब भी बदलाव को मेजर करोगे तो बदलाव मतलब क्या है, चेंज है। चेंज बोलने का मतलब अभी का वैल्यू माइनस उसका पहले का वैल्यू। फिर मैंने आपको दूसरा चीज क्या सिखाया कि जब भी परसेंटेज हम लोग निकालते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जिस चीज का परसेंटेज निकालना है वो वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो जैसे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना था, तो ऊपर में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, नीचे में ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। उसी तरह हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना था, तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। तो ये सारी चीजें सीखनी है, जो आपको आज आती है बहुत अच्छी बात है, बट जो नहीं आती है उसको डेवलप करना है, सीखना है, ठीक है ना। क्योंकि आपका सपना क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको सिंप्लीफाई करके सारी चीजों को समझाना पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो अब 100 कट गया था तो ऊपर में हम लोगों को क्या बच रहा था बताइए, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1, और डिनोमिनेटर में नीचे में क्या बच रहा था बताइए, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1। अब बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना कि 5/2/3 है, तो इसको हम लोग बोलते थे न्यूमरेटर, इसको बोलते थे डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिखना है और डिनोमिनेटर उल्टा हो जाता था। डिनोमिनेटर में 2/3 है तो 3/2। जैसे हम लोग लिखते हैं 5/7 डिवाइडेड बाई 2/3, तो यहाँ न्यूमरेटर में 5/7 है तो 5/7 को एज इट इज हम लोग लिख देते थे, बट जो डिनोमिनेटर में है वो क्या हो जाता था, उल्टा हो जाता था, बाई इंटू 3/2। क्लियर है। तो ये बचपन में हम लोग पढ़ते थे। तो अगर सेम लॉजिक लगाएंगे तो जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होगा मतलब P1 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1।
अब देखिए ये वाला पार्ट को क्या करते हैं, एक साथ कर देते हैं इसको और इसको, ताकि हमको याद करने में आसानी हो। तो Q2 माइनस Q1 बाय P2 माइनस P1 इनटू, अब ध्यान से समझिए, ऊपर में Q2 ऊपर में है तो नीचे में ओरिजिनल वाला Q1 आएगा, और P वाला नीचे में है तो ऊपर में ओरिजिनल वाला P1 चला गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको हम लोग सिंपल भाषा में क्या लिखते हैं, मैथ के फॉर्म में क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू बोलने का मतलब कुछ नहीं है, लगेगा थोड़ा सा हार्ड, बट है क्या, वो है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड बोलने का मतलब क्या, Q2 माइनस Q1। उसी तरह P2 माइनस P1 को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, डेल्टा P, ठीक है ना, इनटू P वाला नीचे है तो ऊपर में ओरिजिनल प्राइस, और Q वाला ऊपर में है तो नीचे में ओरिजिनल क्वांटिटी। क्लियर है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला हो गया इलास्टिसिटी का, क्या हो गया बताइए, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा P इंटू P1 बाई Q1। अब थोड़ा सा एक चीज याद रखना है आपको, कि आपको यहां पे माइनस फॉर्मूला में देखने को मिलेगा। ये माइनस क्या है ना, सिंपल सा है, ये माइनस एक रिलेशनशिप बता रहा है किसके किसके बीच में, प्राइस में बदलाव और क्वांटिटी चेंज में बदलाव। तो हम लोग क्या जानते हैं, इन दोनों के बीच में उल्टा रिश्ता होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये माइनस इसलिए फॉर्मूला में यूज किया जाता है। तो अगर आप कुछ सीखे हो या ना सीखे हो, पहला चीज आपको क्या याद रखना है कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो चीज रहेगा हमेशा। एक, वो किसी में रिस्पॉन्स मेजर करेगा, चेंज को मेजर करेगा, और ये नीचे में क्या रहेगा बताइए, वो चेंज किस वजह से आ रहा है उसको मेजर करेगा। तो अगर हम बोल रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ऊपर में क्या रहेगा बताइए, ऊपर में क्या रहेगा, किसमें चेंज मेजर कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो ऊपर में ये रहा, डिवाइडेड बाय नीचे में ये जो चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में किसकी वजह से आया है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर इसको हम लोग सॉल्व किए, हम लोग मान लिए कि भैया P1 प्राइस पे हम लोग Q1 को खरीद रहे थे, और प्राइस चेंज हो गया, P2 हो गया, तो हम लोग जो खरीद रहे हैं वो कितना अमाउंट खरीद रहे हैं, Q2। फिर यहां से हम आपको बताए चेंज निकालना। चेंज बोलने का मतलब कुछ नहीं, चेंज मतलब अभी माइनस पहले। तो चेंज इन प्राइस कितना होगा बताइए, जो अभी प्राइस है P2 माइनस जो पहले का प्राइस है P1, तो P2 माइनस P1। उसी तरह चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा बताइए, Q2 अभी का जो क्वांटिटी डिमांड है माइनस जो पहले का क्वांटिटी डिमांड है कितना, Q1। अब ये चेंज है, परसेंटेज चेंज फिर हम आपको निकालना सिखाया कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 बाय Q1 इनटू 100। यहाँ पे दो चीज आया है, बाय ओरिजिनल चीज मल्टीप्लाई बाय 100। उसी तरह परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 बाय P1 इंटू 100। ये 100 कैंसिल हो गया, हम लोगों को क्या बच गया बताइए, हम लोगों को बच गया Q2 माइनस Q1 बाय Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 बाय P1। इसको हम लोग सॉल्व किए, न्यूमरेटर जो है एज इट इज रहा, डिनोमिनेटर वाला क्या हुआ, उल्टा हो गया, तो P1 ऊपर चला गया यहाँ पे, और P2 माइनस P1 हमारा क्या हुआ, नीचे आ गया। फिर इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज किए, Q2 माइनस Q1 और P2 माइनस P1 इंटू P1 बाई Q1, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P1 बाई Q1। क्लियर है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा क्या है, सिंपल फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, क्या है माइनस, फिर क्या है डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P1 बाई Q1। अब आपको माइनस में डाउट हो रहा होगा, माइनस क्या है, बेसिकली माइनस आपका संबंध के लिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें परेशान नहीं होना है। वो क्या है बता रहा है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में उल्टा रिश्ता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, इसलिए वहां पे हम लोग क्या किए, माइनस को लगाए। क्लियर है। अब चीजें यहीं पे अगर खत्म हो जाती तो बहुत आसान रहता है, बट चीजें यहाँ पे खत्म नहीं होता है। तो थोड़ा सा अब चीजों को अच्छे से समझिए। हम आपको अभी क्या बताएं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू P1 बाई Q1। अब मैथ में जो डेल्टा होता है ना, इसको कहीं ना कहीं हम रिप्रेजेंट करते हैं D से।
अब डेल्टा और डी में क्या अंतर है, ध्यान से समझिएगा। डेल्टा जो है ना वो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, जो थोड़ा बदलाव होता है, और डी जो है वो लार्ज चेंज को इंक्लूड रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम लोग जो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं, ध्यान से समझिएगा, वो चेंज होके हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस डी क्यू बाई डी पी इंटू P1 बाई Q1। अब थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम गड़बड़ाएगा, यहाँ पे D बाई डी आ गया, और अगर आपको पता है या नहीं पता है तो भी याद रखना है कि इकोनॉमिक्स या मैथ में D बाई डी जो है ना, उसका मतलब है भैया डिफरेंशिएशन। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफरेंशिएशन को हम लोग डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं, ठीक है ना, ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब आप बोलिएगा कि सर आप ये चीज क्यों बता रहे हैं, डिफरेंशिएशन से क्यों इसको लिंक कर रहे हैं, तो आप एक क्वेश्चन देखिए जो आपका यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और फिर समझ में आएगा कि हम इसको ऐसा क्यों बता रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, एक मांग फंक्शन दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 16 माइनस क्यू माइनस 0.5 क्यू स्क्वायर, और बोलता है देन फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट Q इज इक्वल टू 4। और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, और आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, मतलब ये नहीं है कि हम शौक से आपको ये बता रहे हैं, आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए डिफरेंशिएशन आना यहाँ पे जरूरी है। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, पहले एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको यहाँ पे एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, अभी हम सारा चीज समझाएंगे, ठीक है ना, कि क्या है सिस्टम, कैसा है और कैसे इसको सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, वो भी थोड़ा सा समझेंगे। आपको यहाँ पे डिमांड फंक्शन दिया है और आपको बोला जा रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है जब डिमांड का वैल्यू, क्वांटिटी डिमांड जो है वो 4 यूनिट है। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 16 माइनस क्यू माइनस 0.5 क्यू स्क्वायर, और हमको निकालना है इलास्टिसिटी का वैल्यू जब हमारा क्वांटिटी जो है वो 4 होगा, ठीक है। अब चीजों को थोड़ा सा समझिए, बैक में आइए, तो ये फॉर्मूला से रिलेटेड है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू P1 बाई Q1, तो फिर मैंने आपको समझाया कि डेल्टा ही बेसिकली डी है, तो इसको हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी पी इंटू P1 बाई Q1। अब यहां से सारा सारे कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा बेसिक समझा रहे हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, डिफरेंशिएशन। ये पूरा हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में अलग से पढ़ेंगे, बट अभी काम का बात हम बता रहे हैं जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। तो वो काम का बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये डिफरेंशिएशन क्या मेजर करता है, पहले ये समझिए। तो हम लोग क्या है, इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, अर्थशास्त्र के बच्चे हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्या है कि भैया हमको जो चाहिए वो या तो मैक्सिमम करना है या तो मिनिमम। मतलब हम देखेंगे कि अगर जैसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में एक प्रोड्यूसर क्या करना चाहेगा, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहेगा, और अगर वही या फिर वो कॉस्ट को मिनिमम करना चाहेगा। उसी तरह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ते हैं, उपभोक्ता संतुलन, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कंज्यूमर जो एक
उपभोग कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, संतुष्टि मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा है। तो कंज्यूमर का मेन गोल क्या रहेगा इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे, कि वो कंज्यूमर कितना खर्च करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ये पूरे चैप्टर का क्या होगा, लाइव वीडियो स्टार्ट। लाइव वीडियो नहीं चल रहा है क्या? एक बार बच्चे कमेंट करके थोड़ा सा बता दीजिए अगर कोई लाइव है तो। जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो वीर एक बार बता दीजिएगा तो कमेंट करके, ये चल रहा है या नहीं, आपको दिख रहा है प्रॉपर या नहीं। चलिए आई होप दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो चीजों को करते हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, अब ध्यान से समझिएगा, हम क्या बता रहे थे कि जो एक उपभोक्ता होता है वो अपने चीजों को मैक्सिमम करने का प्रयास करेगा, सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने का प्रयास करेगा। तो अब जो इकोनॉमिक्स के लोग हैं उन्होंने क्या किया कि जो थ्योरी में चीजें इन्वॉल्व हो रहा है उसको क्या किया, दो कैटेगरी में रखा। एक को बोला वेरिएबल और एक को बोला कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वैसे चीजों को हम लोग बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, ये सारा हमारा क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या, 8, 9, 10, तो ये सारा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब वेरिएबल जो होता है ना वो भी दो तरह से होता है, दो तरह का होता है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग जब बचपन में क्लास 8, 9 में ग्राफ बनाना होता था तो वहां पे एक इक्वेशन हम लोगों को टीचर दे देती थी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। अब बोलती थी अगर x का वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो y का वैल्यू कितना होगा ये निकालिए। तो हम लोग कुछ नहीं करते थे वहां पे, हम लोग क्या करते थे कि अगर x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करते थे और y का वैल्यू आ जाता था 8। फिर अगर x का वैल्यू चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए हम क्यों इसको वेरिएबल बोल रहे हैं, क्योंकि x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जैसे ही x का वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो गया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, x के जगह पे 2 रख देना है, 2 प्लस 7 9 हो गया, अगर 3 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो अब वेरिएबल भी दो तरह का होता है, एक वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक वेरिएबल को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे जो x है ना कहीं इंडिपेंडेंट है, मतलब वो डिपेंड नहीं कर रहा है, क्लियर है, उसका वैल्यू हम लोग मान रहे हैं, और x का वैल्यू जो मान रहे हैं उस वैल्यू पे y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। तो हमारा y क्या है, हमारा जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं कि अगर एक वैल्यू में चेंज आएगा तो दूसरा वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। जैसे अगर हम आपको लिख दिए, एक इक्वेशन लिख दिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, और हम आपको बोले कि बाबू डिफरेंशिएशन निकालिए, आपको कुछ आए ना आए तो पहले देखना है कि दो वेरिएबल होगा, कौन कौन सा वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है और x वेरिएबल है। तो जनरली जो इधर दिया है ना उसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है, अब ये जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, बट बहुत ही बेसिक सिंपल लेवल पे याद रखना है कि अगर ये हमको दे दिया है और हमको डिफरेंशिएशन बोल रहा है तो मतलब हमको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। y क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये बेसिक याद रखना है, मतलब x में बदलाव आने के कारण y में कितना बदलाव आ रहा है, तो ये dy बाई डी एक्स हमको बताएगा। तो इकोनॉमिक्स का थीम ही यही है कि भैया हम वहां पे कंजम्पशन करेंगे, हम वहां पे उपभोग करेंगे जहां पे हमको क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्लियर है ना। तो हम क्या करते हैं, एक चीजों में चेंज ला के देखते हैं कि उसके उसके कारण दूसरा वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन का रूल इसमें आता है, डिफरेंशिएशन क्या करता है, आपको हेल्प करता है टू मेजर
कि एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से दूसरा वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। क्लियर है ना? अब कुछ बातों को आप याद रखिएगा डिफरेंशिएशन में। पहला पॉइंट है कि जैसे y इज इक्वल टू एक्स दे दिया, हम बोले डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। और इधर भी क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब x को डिफरेंशिएट करना है। अब x को डिफरेंशिएट करना है, अब कुछ चीज याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। x का जो भी यहाँ पे पावर है, पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो उस पावर को लिखना है, बाहर लाना है और पावर में एक घटा देना है। क्या हो जाएगा, देखिए 1 इंटू एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 मतलब एनीथिंग का पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे लिंक करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, आराम से समझ में आएगा। जैसे हम आपको बोले कि बाबू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो आप बोलेंगे सर x वेरिएबल है और इसका पावर 2 है, तो आंसर हमारा क्या होगा डिफरेंशिएशन का, हम वो आंसर लाना सिखा रहे हैं। तो जो पावर है वो बाहर आ जाता है, ठीक है ना, तो पावर क्या है, 2 बाहर आ गया, जो है वो रहा, और पावर में एक घट गया, 2 माइनस 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 इंटू एक्स का पावर 1 मतलब 2x। नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3/7। अब बताइए पावर, मेन आपको समझा निकालना है, पावर क्या है, जो पावर है यहाँ पे पावर कितना है बताइए, 3/7 है ना, 3/7 लिखे मल्टीप्लाई में, जो पावर है उसका क्या होगा बताइए, पावर में एक माइनस। अब इसको सॉल्व करिए, क्या होता है इसका वैल्यू, एलसीएम लेंगे, नीचे में 7 आएगा, 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 3/7 इंटू एक्स का पावर 3 पॉजिटिव है और ये माइनस में है, तो -4/7, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया, मतलब इसको हम डिफरेंशिएट किए तो ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन समझिए, x इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू एक्स का पावर -7 दिया और हम आपको बोले डिफरेंशिएशन करिए, कुछ समझ में आए ना आए, बस इतना समझ में आना चाहिए, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। और कैसे निकलेगा, जो पावर है उस पावर को बाहर में मल्टीप्लाई में लिखेंगे और पावर में क्या होगा, -1 होगा, x का पावर माइनस एक्स का पावर n -1, तो पावर कितना है, -7 था, तो उसमें एक और पावर -1 हो गया, तो हमारा आंसर फाइनल क्या होगा बताइए, -7 इंटू एक्स का पावर -8। अब फिर से समझिए, अगर हम आपको बोले कि बाबू y इज इक्वल टू एक्स है, इसका डिफरेंशिएट करिए, यहां पे आपको कुछ नहीं ना दिख रहा है, मतलब 1 है, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा बताइए, जो पावर है वो बाहर आ जाता है और x का पावर उसमें -1 हो जाता है, मतलब x का पावर 0 और एनीथिंग का पावर 0, मैथ बोलता है कोई भी चीज है और उसका पावर 0 है, मतलब उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू होगा 1, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये चीज को याद रखना है कि अगर कोई वेरिएबल हमको दिखा तो हमको क्या करना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है ये चीज। और दूसरा, अगर सिर्फ 8 दिया है, 9 दिया है, 7 दिया है, तो अगर हम जैसे बोले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, अब बताइए यहाँ पे y एक टर्म था इधर तो हो गया आसानी से, बट इधर 2 टर्म है ना, क्या टर्म है, पहला टर्म है एक्स स्क्वायर और दूसरा टर्म क्या है, 7 है, तो ये अगर y का डिफरेंशिएशन करना है मतलब एक को नहीं करना होगा, दोनों का करना होगा, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। तो हमको dy बाई dx निकालते टाइम पहले इसको डिफरेंशिएट करना होगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करना होगा। क्लियर है ना, अब इसका डिफरेंशिएशन अभी हम आपको बताए ना, x वेरिएबल है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब जो स्क्वायर, ये पावर है, पावर बाहर आएगा, 2 बाहर आया और पावर में -1,
अब यहाँ क्या कोई वेरिएबल है, ध्यान से समझिएगा, मतलब x में तो चेंज ले आए लेकिन ऊपर में कोई वेरिएबल नहीं है, ऊपर में 7 है कांस्टेंट, वो मुंह देख रहा है, उसको x का वैल्यू से मतलब ही नहीं है। हम डिफरेंशिएशन मतलब क्या बताएं, नीचे वाले में बदलाव के कारण ऊपर में कितना बदलाव आ रहा है, यहाँ पे उस बदलाव को मेजर करने के लिए कुछ है ही नहीं, वहां पे 7 है जो कि कांस्टेंट है, उसको कोई मतलब नहीं है x का वैल्यू क्या होता है। तो ऐसे में इन कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 0। 7 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2x का पावर 2 - 1 1 होता है, तो हमारा ये आंसर होगा। तो कुल मिला के कुछ याद रहे ना रहे, 3 चीजें आपको अभी छोटा सा याद रखना है कि x का पावर कुछ भी है वो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन करते टाइम और पावर में 1 घट जाता है, ये पहला चीज याद रखना है। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि अगर सिर्फ एक नंबर दिया हुआ 8 और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है तो ये कांस्टेंट है, ऐसे में इसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 0। तीसरा चीज क्या याद रखना है बताइए, अब तीसरा चीज ये याद रखना है आपको, y = 8x, हम आपको बोले dy/dx निकालिए। अब ध्यान से समझिएगा, मतलब 8x को डिफरेंशिएट करिए, क्लियर है? तो 8x मतलब क्या हो जाएगा, 8 बाहर चला गया, क्यों बाहर गया भैया, 8 कांस्टेंट है, जैसे 8x क्या है ना, पूरा वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि वहां x है, लेकिन बेचारा 8 तो कांस्टेंट है ना, तो वो बोला तुम अपना समझो, तुम पंगा लो, x में बदलाव आएगा तो तुम में कितना बदलाव आएगा, हम बाहर जा रहे हैं, वो बाहर आ गया। अब जो बचा 8 बाहर गया, 8x में तो x बचा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे और आंसर लिखेंगे। अब फिर से वही 1 है, 1 को ये करेंगे, इस पूरे का 1 होता है, ठीक है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आप याद कर लीजिए कि जो वेरिएबल है नीचे और ऊपर में x दिखा तो 1 होता है, जितना x रहा, जैसे यहाँ 8x है ना, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में आंसर 8 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा, फिर से समझिए, y = -7x है, आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, मतलब d/dx किसका, -7x का, ये x और x सेम है ना, तो हमारा आंसर डायरेक्ट -7 हो जाएगा। सेम प्रोसेस से आया, ठीक है ना? तो अगर पावर 1 है, सेम वेरिएबल है, आगे कांस्टेंट है, उतना पुट कर देना है, क्लियर है? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन था। देखिए, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। चलिए इसको देखिए, आपको इलास्टिसिटी निकालने बोला गया है, यहाँ डिमांड फंक्शन दिया है। डिमांड फंक्शन बोलने का मतलब क्या, जब भी कोई भी फंक्शन बोला जाएगा मतलब वहां 2 वेरिएबल तो रहेगा ही रहेगा। अब डिमांड फंक्शन बोलने का मतलब क्या, एक क्वांटिटी डिमांड तो रहेगा ही रहेगा, तो क्वांटिटी डिमांड के लिए क्यू है, और ये क्वांटिटी डिमांड किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे डिपेंड करता है, तो दूसरा वेरिएबल क्या है, पी है, क्लियर है? अब हम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, ED = -ΔQ/ΔP इंटू P1/Q1। अब डेल्टा के जगह अगर हम लोग डिफरेंशिएशन लिख दे तो मतलब -dQ/dP इंटू P1/Q1, क्लियर है? अब बताइए dQ/dP मतलब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, किसको डिफरेंशिएशन करना है, dQ/dP निकालना है। बट अब क्वेश्चन में Q हमको नहीं दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है, P दिख रहा है, 16 - Q - 0.5 Q²। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आपको क्या बताएं कि जैसे y = x+7 है, आप क्या कर लीजिए, आपको डिफरेंशिएशन करना मतलब dy/dx निकालना, ठीक है ना? तो आपको कुछ समझ में आए ना आए, सिर्फ आप इसको देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, और हम आपको बोले बाबू डिफरेंशिएशन करिए, इलास्टिसिटी तो बाद में निकालेंगे, इसको लेकिन डिफरेंशिएशन करिए,
तो आप बोलिएगा सर हमको कुछ समझ में आए ना आए, बट लेकिन इतना पता है कि हमको dp बाई dq निकालना है। बोलेंगे बहुत है, इतना हम लोगों को पता है। अब dp बाई dq, तो इधर p के पास 3 टर्म है, मतलब तीनों टर्म को करना होगा, एक टर्म को करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, d बाई dq ऑफ 16 माइनस q माइनस 0.5 क्यू स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है ना, कि अगर हमको p का डिफरेंशिएशन करना होगा तो तीनों टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा, तब p का डिफरेंशिएशन आएगा, मतलब dp बाई dq आएगा। मतलब हमको पहला टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा जो कि 16 है, फिर हमको दूसरा टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा जो कि q है, और फिर हमको तीसरा टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा। अब यहाँ नीचे में हम q लिख रहे हैं, ऊपर में बड़ा q लिख रहे हैं, बट क्वेश्चन में क्या है ना, दोनों सेम ही रहेगा। इधर छोटा q होगा तो नीचे भी आप छोटा ही q लिखिए, बट यहाँ पे क्या है कि समझ जाइए q मतलब q है। अब बताइए, अभी हम आपको क्या बताएं कि इसका मतलब 16, अंदर में क्या है 16 है, 16 क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है 0। फिर यहाँ क्या है माइनस क्यू, तो माइनस है और क्यू है और नीचे में क्यू है। अभी हम क्या बताएं, नीचे और ऊपर में अगर सेम रहे, जैसे 8q रहता और नीचे में dq है, तो उसका आंसर क्या हो जाता है बताइए। जैसे यहाँ पे है dq और यहाँ पे q है, मतलब सिर्फ एक q है, तो आंसर हमारा 1 हो जाता। यहाँ अंदर में रहता 5q, हमारा आंसर क्या हो जाता 5। तो नीचे और ऊपर अगर सेम वेरिएबल है तो उतना आंसर हो जाता है। तीसरा बताइए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा केस 0.5 हमारा बाहर आ गया, और क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइए। क्यू स्क्वायर में मतलब 2 बाहर आएगा और क्यू का पावर 2 माइनस 1, हमारा क्या हो जाएगा बताइए -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.5 इंटू 2 तो वो 1 होता है, तो -1 इंटू -1 इंटू क्यू का पावर 2 माइनस 1 1 होता है। ये कैलकुलेशन है, सिंपल है, जोड़ घटाव है, ठीक है ना। तो इधर हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। तो बताइए हम लोगों को आंसर क्या आ गया है, हम लोगों को आंसर आ गया है -1 -1 इंटू क्यू का पावर 1, मतलब -q का पावर 1। तो ये किसका आंसर आया बताइए, dp बाई dq का आंसर आया है। मतलब dp बाई dq हमारा कितना है, dp बाई dq का वैल्यू है -1 इंटू -q का पावर 1। लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम समझिएगा बाबू, प्रॉब्लम ये है ना कि हमको चाहिए dq बाई dp और हमको वैल्यू आया है dp बाई dq, मतलब उल्टा वैल्यू आया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो वैल्यू आया आप भी उसको उलट दो। मतलब इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं और दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। देखिए दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं ED इज इक्वल टू -1 बाई dp बाई dq इंटू p1 बाई q1। इधर में कोई बदलाव नहीं है, बस हम जो डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं ना फॉर्मूला को वैसा चेंज कर रहे हैं। जैसे अगर हम आपको एक क्वेश्चन देते थे q बराबर 10 माइनस 2p, तो आप यहाँ पे dq बाई dp निकालते और इस फॉर्मूला में पुट कर देते। बट हम लोगों को क्वेश्चन p बराबर दिया हुआ था, मतलब प्राइस इधर दिया हुआ है, तो हम लोग इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ED इज इक्वल टू माइनस dp बाई dq, dp बाई dq कितना आया है -1 माइनस q इंटू p1 बाई q1। क्या हो जाएगा बताइए। अब थोड़ा सा इधर हम मिटाते हैं, ठीक है ना, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, बताइए क्या होगा इधर। तो ED इज इक्वल टू -1 बाई
-1 माइनस क्यू इंटू P1 बाय Q1। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, आपको P1 नहीं दिया है और Q1 क्वेश्चन में लेकिन दिया हुआ है, कितना है, 4 है। यही क्वेश्चन पूछा था ना कि अगर क्वांटिटी डिमांड 4 हो रहा है तो बताइए इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो यही Q1 हमारा कितना है, 4 है। क्लियर है ना। तो अब P1 कहां से आएगा, तो P1 जो इक्वेशन है उसमें पुट करिए, वहां से आएगा। तो यहाँ पे अगर हम Q1 का वैल्यू पुट कर दे, मतलब जब 4 है तो प्राइस कितना होगा, तो P इज इक्वल टू 16 माइनस Q का वैल्यू 4 मतलब 4, फिर 0.5 इंटू Q का मतलब 4, 4 का स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा बताइए, 16 माइनस 4 माइनस 0.5 इंटू 16। इसको अगर आप पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, तो 5 1/2, ये इसको 8 टाइम्स में काटेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 माइनस 8, तो ये क्या हो जाता है, 16 माइनस 4 और माइनस 8 कितना होता है, -12। मतलब मेरा पूरा वैल्यू कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो P1 का वैल्यू आ गया जब हमारा Q1 कितना है, 4 है। क्लियर है। अब इसमें बस आप इस चीज को पुट कर दीजिए, इस फॉर्मूला में इस चीज को पुट कर दीजिए। तो बताइए हमारा जो ईडी का वैल्यू आया था वो कितना, ईडी का वैल्यू आया था, ईडी का वैल्यू आया था हमारा -1 बाई -1 माइनस क्यू इंटू P1 बाय Q1। अब यहां से हम लोगों को पुट करना है -1 बाय -1 माइनस कितना, तो Q का वैल्यू कितना है, 4, तो -4 इंटू P1 कितना आया है, P1 हमारा आया था 16 माइनस 4 माइनस 8 मतलब 4 आया है। तो बाय P1 का वैल्यू 4 और Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का भी वैल्यू कितना है, 4। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -1 बाई -5 इंटू, ये इसको काट दिया 1, मतलब 1/5 मतलब 0.2। तो ये इलास्टिसिटी का आंसर है। तो ये आपके नेट लेवल का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है ना। उतना आसान चीजें नहीं होती हैं जितना आप इसको समझते हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इसको हम लोग फिर से एक बार मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे करेंगे। बट जल्दी से इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेके कोशिश करते हैं कि चीजों को और अच्छे से आप कहां तक कर पा रहे हो वो आपको देखना है, ठीक है ना। बट हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और वहां पे कोशिश करते हैं आंसर लेने आने का। जैसे मान लेते हैं कि P इज इक्वल टू दे दिया है 8 माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 5Q, ये दे दिया है, ठीक है। और आपको बोला है कि इलास्टिसिटी निकालिए जब हमारा क्वांटिटी जो है वो क्या है, 5 है। कोई भी रैंडम वैल्यू हम लेके समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सा, ईडी का दो फॉर्मूला है, -1 बाई dp बाई dq इंटू P1 बाई Q1, और दूसरा फॉर्मूला क्या है बताइए, -dq बाई dp इंटू P1 बाई Q1। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू, मतलब यहां से क्या निकलेगा, dp बाई dq निकलेगा। तो मतलब हम कौन सा फॉर्मूला टिक करें, हम लोग पुट करेंगे, जहां पे dp बाई dq है मतलब ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो dp बाई dq निकालते हैं। तो बताइए dp बाई dq मतलब 3 टर्म है, तो पहले पहला टर्म का डिफरेंशिएशन जो कि है 8, फिर दूसरा टर्म का डिफरेंशिएशन जो कि है क्यू स्क्वायर, फिर तीसरा टर्म का डिफरेंशिएशन जो कि है 5Q। अब देखिए ये 8 क्या है, नंबर है ना, कांस्टेंट है ना, तो इसका वैल्यू डिफरेंशिएशन में 0। क्यू स्क्वायर में क्या होगा बताइए, 2 बाहर आ गया और Q का पावर 2 - 1
माइनस 5Q है ना, तो हम क्या बताएं, नीचे में सेम रहे और ऊपर में एनीथिंग वो रहे। तो जो वैल्यू है, जैसे यहाँ Q है ऊपर में 5Q है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, -2 Q का पावर 2 माइनस 1, ये क्या हो जाता है, 1 होता है ना, तो Q का पावर 1 -5। अब ये dp बाई डी क्यू का वैल्यू आया है, अब इसको पुट करना होगा, किसमें पुट करना होगा, फॉर्मूला में। बट सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, ये पहला काम है। दूसरा काम है आपको P1 और Q1 को पता करना। तो क्वेश्चन में कोई ना कोई एक वैल्यू आपको दे देगा, जैसे यहाँ पे Q का वैल्यू दे रहा है ना, मतलब यही Q1 है। अगर ये वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरा वैल्यू आपको निकालना है। कहां से निकालेंगे बताइए, इसमें पुट करके निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा वैल्यू बताइए, इसको हम लोग प्लस क्यू स्क्वायर कर लेते हैं ताकि आंसर थोड़ा सा ये आ जाए, या माइनस ही अब रहने देते हैं, इतना कर लिए हैं तो आंसर जो भी आए, ठीक है ना। हम आपको प्रोसेस समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, बट हम एक बनाए हैं ताकि आप लोग प्रोसेस को समझ सको। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये वाला जब Q 5 है तो यहां से P का प्राइस क्या, P का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5, क्या हो जाएगा 8 माइनस 25 माइनस 25। अब देखिए 8 माइनस 50 मतलब कितना आ जा रहा है बताइए, -42। ये प्राइस आया, हालांकि प्राइस कभी भी माइनस में नहीं रहेगा, ये हम आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिए हैं, तो वैल्यू जैसा मानिएगा वैसा आएगा। तो मान लेते हैं अभी -42 हमारा प्राइस आया, क्लियर है ना। क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, सारे चीजों को पुट कर दीजिए। अब देखिए बताइए, ED इज इक्वल टू -1 बाई DP बाई DQ, ये वाला फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। तो -1 बाई DP बाई DQ, DP बाई DQ कितना है देखिए, DP बाई DQ है -2Q माइनस 5 इंटू P1 बाई Q1, P1 का वैल्यू कितना आया -42, और ये P1 वैल्यू है, उस पे क्वांटिटी डिमांड कितना है, 5 है, ठीक है ना। अब -2Q में भी प्राइस जो क्वांटिटी है ना उसका वैल्यू पुट करना होगा 5, हमारा आंसर आ जाएगा -1 बाई -2 इंटू 5 -5 इंटू -42 बाई 5। थोड़ा सा मैथ का खेल है, कुछ नहीं है, आपको हो सकता है परेशानी हो, बट ये लेवल है, कोई उपाय नहीं है ना, तो हम इसमें आपका कुछ हेल्प कर पाएंगे, आपको मेहनत करना होगा। हम आपको समझा सकते हैं, हम एक माध्यम है ना, तो आपको मेहनत करना होगा, और जितना आप मेहनत करोगे आप उसमें क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, स्पेशलाइज हो जाओगे। अब इसमें चीजों में देखो क्या हो जाएगा बताइए, -1 बाय -10 -5 इंटू -42 बाई 5, ये क्या हो जाएगा बताइए, -1 बाय -15 इंटू -42 बाई 5। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, क्या हो जाएगा, -42 बाई 15 इंटू 5 75, ठीक है। अब ये देखिए 3 से कटेगा मतलब सॉल्व होगा, बट एक इलास्टिसिटी का वैल्यू आ जाएगा। तो ये है परसेंटेज मेथड, जिससे हम लोग इलास्टिसिटी के वैल्यू को निकालते हैं। तो आपको दोनों चीज आना चाहिए, एग्जाम में कोई भी चीज पूछ सकता है, और ये अभी सिर्फ एक मेथड हमने पढ़ा है, बाकी 3 मेथड पढ़ा है, 3 मेथड और बचा है, उसको भी पढ़ना उतना ही जरूरी है, और उसमें भी थोड़ा सा मैथ आएगा। तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर होके रहना है कि थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, मैथ में समझना पड़ेगा। यहाँ पे अभी हम आपको समझाएं, लेकिन बहुत ही छोटा समझाएं, डिफरेंशिएशन अपने में बड़ा चीज है, बट हम आपको 3 सिर्फ नियम बताएं जिससे क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो बन जाए, क्लियर है ना। तो आप मेहता मदनानी या कहीं और कुछ क्वेश्चंस को ढूंढिए जहां पे इलास्टिसिटी इस तरीके से निकालने बोला है, और खुद निकाल के देखिए, तो आपको भी क्या होगा, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, क्लियर है। तो अभी क्या करते हैं, चीजों को यहीं रहने देते हैं आज पहला मेथड तक ही, फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे मेथड को, दूसरा तीसरा चौथा जो है उसको भी पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। अब जैसे ये देखिए,
कोई आपको बेसिक नहीं, बेसिक आप करते रह जाएंगे, पागल हो जाएंगे, ये क्वेश्चन का आंसर आप दे ही नहीं पाएंगे। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनवर्स डिमांड फंक्शन। अब ये पता ही नहीं चलेगा आपको है क्या, तो जब तक चीजों को नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। अब ये बेसिक है कुछ नहीं, अगर छोटा सा चीज आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछे जो डिमांड का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस होता है और ये क्वांटिटी डिमांड होता है और एक कर्व आ जाता है, इसको हम लोग डिमांड कर्व बोलते हैं। लेकिन बचपन में याद करिए, हम लोग जब बनाते थे ग्राफ तो इधर y को रखते थे और इधर x को रखते थे। ये कब रखते थे, जब कुछ ऐसा इक्वेशन दिया रहता था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, मतलब y हमारा जो है ना वो x पे डिपेंड करता था। मतलब क्या है, बोलना क्या चाह रहे हो, जैसा है बोलना ये चाह रहे हैं कि बाबू ये जो होता था डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, कौन, y, इसलिए y को इधर रखते थे, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था तो x को इधर रखते थे। तो हमेशा हम जब ग्राफ बनाते हैं ना तो इधर किसको रखते हैं, इंडिपेंडेंट वाले को, और इधर किसको रखते हैं, डिपेंडेंट वाले वेरिएबल को। बट आप सोचिए जब आप ग्राफ बना रहे हैं तो क्या आपने इस नियम का पालन किया है, क्या आपने इधर इंडिपेंडेंट वाले को रखा है। अब आप सोचिए बाजार जाते हैं तो क्या पहले क्वांटिटी पूछते हैं या प्राइस पूछते हैं, प्राइस बोलता है 20 रुपए किलो, तब हम बोलते हैं 1 किलो दो। तो हमारा ये क्या है, पहले डिटरमाइन होता है और उस पे हमारा ये डिपेंड करता है। मतलब हम लोगों को जो अभी तक बताया जा रहा था डिमांड फंक्शन, ये डिमांड फंक्शन नहीं है, ये हमारा क्या है, इनवर्स डिमांड फंक्शन है। क्लियर है ना। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनवर्स डिमांड फंक्शन जो होता है वो कैसा होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो है इनवर्स डिमांड फंक्शन का कौन सा फॉर्म होगा, तो इनवर्स डिमांड फंक्शन का जो फॉर्म होता है वो ये होता है, F इज इक्वल टू 1/P, मतलब क्वांटिटी जो होता है 1/प्राइस पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे क्या है, प्राइस, प्राइस से सीधा संबंध नहीं, क्वांटिटी डिमांड का कैसा संबंध होगा, 1/P, उल्टा, तो इसलिए 1/P। तो ये इनवर्स डिमांड फंक्शन है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं बट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे चीजों को करेंगे, मेहनत करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। चीजों को रिवाइज करते रहिए, डिफ्रेंसिएशन थोड़ा समझ में आया होगा बट एक दो क्वेश्चन लेके उसको बनाने का प्रयास करिए। जितना रूल हम बताए हैं वो 3 रूल से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनेगा और आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए।